Hello guys, let's get started our third lecture series of statistical mechanics. कल मैंने आपको क्लियर करा था रैंडम वॉक का पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया था। उसके बाद कुछ मैंने बेसिक्स बताए थे आपको स्टैट्स मैथ के। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल। स्टैटिस्टिकल का जो मेन पार्ट है एग्जाम्पल, वो हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले कुछ बात कर ले एग्जाम्पल के बारे में, ये क्या है, क्यों आया, क्यों नीड पड़ी एंड ऑल पूरा। ठीक है, चलो अब इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो देखो, एक नॉर्मल वे में अगर मैं बताऊँ, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में एग्जाम्पल ना एक मैथमेटिकल टूल होता है। उसको एक मैथमेटिकल टूल की तरह आप कंसीडर कर सकते हो सिस्टम के बारे में पता लगाने के लिए, एक बहुत इजी लैंग्वेज में। अच्छा, अब एग्जाम्पल होता ही क्यों है ना। जब हम माइक्रो स्टेट से माइक्रो स्टेट्स जो है उससे अगर हम चीज़ों को निकाल सकते हैं तो हमें एग्जाम्पल की नीड क्यों पड़ी। हम तो उसके बिना भी काम कर सकते थे, है ना। देखो, वहाँ पे उसकी नीड हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे इन द सेंस 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पता लगाने के लिए भाई डायरेक्टली तो हम कर नहीं सकते उस चीज को। दैट्स वाई एक मैथमेटिकल टूल आया और वो हुआ एग्जाम्पल। इसको अगर मैं नॉर्मल भाषा में अगर आपको मैं बोलूं तो ए सिस्टम इन एग्जाम्पल इज इन डिफरेंट माइक्रोस्टेट मेंटल कॉपीज। उसको अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज दिस मेंटल कॉपीज। Listen, ensemble theory is just a mathematical tool. Ensemble theory is just a mathematical tool to study statistical mechanics. In ensemble, we consider that the system, क्या मैं बोलूँ उसको, it is the collection of large number of mental copies of original system. Ensemble is a collection of large number of mental copies of original system that are macroscopically identical but microscopically different. अब समझो मेरी बात कि मैंने क्या बोला। देखो, एक सिस्टम में मैक्रोस्कोपिकली तो बहुत सारे सिस्टम्स होंगे और उस एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कई सारे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल की जो हम स्टडी करते हैं तो अगर हम जैसे सारे सिस्टम तो सेम ही दिखेंगे ना। मैक्रोस्कोपिकली अगर हम जाएंगे तो सारे सिस्टम तो हमें सेम दिखेंगे। अगर हम बहुत अंदर तक जाते हैं, माइक्रोस्कोपिकली अगर हम जाते हैं, तब ना हमें चीजें वहां पे थोड़ी थोड़ी डिफरेंट दिखेंगी कि अच्छा ठीक है, इसमें ये चेंज हो रहा है, उसमें वो चेंज हो रहा है, अच्छा ये पार्टिकल वहां जा रहा है, वो पार्टिकल वहां जा रहा है ना। दैट्स वाई मैंने बोला मैक्रोस्कोपिकली सेम बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट। That is ensemble, collection of large number of mental copies of original system. ठीक, अब देखो ओरिजिनल सिस्टम जैसे मान लो एक मैंने ले लिया मैक्रो स्टेट। ठीक है, उस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्ड मैंने आपको बताया था बहुत सारे माइक्रो स्टेट्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे माइक्रो स्टेट्स होते हैं, उनके जो कलेक्शंस होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, दैट इज आवर एग्जाम्पल। ठीक, अब सुनो, एग्जाम्पल में भी 3 टाइप्स होते हैं, आप सबको ही पता होगा, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल। ठीक है, ये 3 टाइप्स, इसका मतलब होता है कि हम सिस्टम को इन 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। इन 3 वेज में हम सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं कि अच्छा सिस्टम में क्या हो रहा होगा। ये 3 मेन वेज हैं उनको स्टडी करने के। अब देखो, एक मैं आपको बहुत क्या बोलूं मैं आपको, हाँ एक मैं आपको बहुत पॉइंट वाली बात बताऊं। ठीक है, जितने भी अपने 3 तरीके हैं ना एग्जाम्पल्स, जितने भी अपने 3 वेज हैं एग्जाम्पल्स में जो सिस्टम को पढ़ने के लिए, उसमें आप क्या मैं आपको बताऊं, आप चाहे जिस भी तरीके से पढ़ो सिस्टम को, चाहे आप माइक्रो कैनोनिकली पढ़ो या ग्रैंड कैनोनिकली पढ़ो या फिर कैनोनिकली पढ़ो सिस्टम को। ठीक है, उसका इस्तेमाल करो।
वेज डिफरेंट हो सकते हैं, मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, मगर सबका आंसर सेम आता है। यस जब आप तीनों एग्जाम्पल्स पढ़ लोगे ना, जब आप उनके क्वेश्चंस करने लगोगे ना, फिर आपको इस चीज का होगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं। देखो हम आपको इसीलिए पहले बता रहे हैं क्योंकि आप चीजों को देखो, एनालाइज करो, आप में ऑटोमेटिक थोड़ा सा ना आप में इंटरेस्ट आए कि आप करने क्या वाले हो आगे। हम आपको एक एक करके तीनों एग्जाम्पल्स पढ़ाएंगे, आपको लास्टली खुद समझ में आएगा कि वहां पे क्या हो रहा है। तीनों वेज है ना एग्जाम्पल के, तीनों से रिजल्ट सेम आता है, कोई डिफरेंस नहीं है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। अब आप मुझे कहोगे कि जब तीनों में रिजल्ट सेम आता है तो हमें तीन तरीके से पढ़ने की क्या जरूरत थी, है ना। हम तो एक तरीके से पढ़ के काम कर सकते थे, इतना मतलब फिर वही बात, इतना फैलाने की क्या जरूरत थी, है ना। अब देखो तीनों एग्जाम्पल्स के तीन अपने अपने डिफरेंट पार्ट हैं। तीन अपने अपने डिफरेंट पार्ट मतलब है, एक होता है एनवीटी, एनवीई, सॉरी माइक्रो कैनोनिकल के अगर मैं बारे में बोलूं तो ये होता है एनवीई, आई थिंक एनवीई ही होता है। हाँ यार एनवीई ही होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा सा। बट देखो अभी हम आपको इस तरीके से बताएंगे ना कि आपको ये सब चीजें याद रखने की बिल्कुल नीड नहीं है, बिल्कुल भी आपको नीड नहीं पड़ेगी कुछ भी याद रखने की, बिल्कुल इजीली आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चीजें चलेंगी। देखो पहले हम आपको बात करते हैं माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही बोलूं कि ये मेंटल कॉपीज होता है, ओरिजिनल सिस्टम का मेंटल कॉपीज होता है, मतलब उसी की ये कॉपी होती है। अच्छा अब हमें कॉपी करने की भी क्या नीड पड़ी, अगर हम कॉपी करेंगे तो सिस्टम को हम ढंग से पढ़ेंगे ना। अब देखो मेरी बात समझो कि अगर मैं आपको डायरेक्ट एक सिस्टम दे दूं 10⁻23 ऑर्डर का कि आप जो इसको पढ़ करके आओ, इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप उसको इजिली पढ़ लोगे और आपके कैलकुलेशन सारे सही आएंगे? पॉइंट है ना। दैट्स वाई हमने क्या करा कि हम उसको कई पार्ट्स में तोड़ देते हैं। जब कई पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो फिर अलग अलग उन चीजों को पढ़ते हैं, जब अलग अलग पढ़ते हैं तो फिर उनका हम निकालते हैं एक एवरेज, और वही एवरेज आपका आंसर कंक्लूड करता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था फर्स्ट डे से कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक आपका एक एवरेज बिहेवियर दिखाता है पार्टिकल्स का, ठीक है। अब सुनो, इसमें इस चीज में हम कह सकते हैं आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम और एनर्जी, ये तीनों कांस्टेंट रहता है। मेरी बात ध्यान से समझो, उनके क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल में मैक्रोस्टेटली, मैंने मैक्रोस्टेटली बोला, ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली नहीं बोला, क्योंकि मैक्रोस्टेटली तो चीजें सेम है ना सारी, माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट होंगी ना, वो अलग अलग फेज में आएगा तो मैक्रोस्कोपिकली डिफरेंट होगा, बट मैक्रोस्टेटली तो सब सेम होगा, ठीक। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका वॉल्यूम और इसकी एनर्जी तीनों कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब देखो, अब आपके नेट में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मुझे लगता है कि हार्डली शायद गेट में कि मैंने कहाँ पे देखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एनवीटी और एनवीई, मतलब कौन सा क्या किसमें कांस्टेंट होता है, डायरेक्ट उसने पूछा था उससे। और कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि किसमें किस तरीके से चीजों को थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है। अभी देखो हम आपको बताते हैं, सोचो अगर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, मेरी बात समझो, अगर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है तो इसके वॉल्स इम्परमिएबल होंगे। इम्परमिएबल का मतलब होता है इम्पेनिट्रेबल, मतलब एक सिस्टम जो पूरी तरीके से बंद है, न इसके इधर कोई जाएगा न इसके इधर कोई आएगा, उसको पेनिट्रेट करके भी कोई मॉलिक्यूल इधर नहीं आ सकता, ठीक। इसी से समझो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो उसके वॉल इम्पेनिट्रेबल होंगे, ठीक। अच्छा अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसके वॉल्स को मैं क्या बोलूं,
थिक वॉल्स होंगे, थिक वॉल्स होंगे। जब जब उसके वॉल्स थिक होंगे तो इसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। जैसे देखो, अगर मैं किसी का वॉल में बहुत थिन ले लूं, ठीक है, अगर मैं किसी भी चीज का मैं वॉल बहुत थिन ले लूं और मैं उसको ऐसे दबा दूं, तो क्या वो दबेगा ना? जब वो दबेगा तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट अगर किसी सिस्टम का वॉल थिक हो, जस्ट लाइक देखो, जस्ट लाइक ये पेन है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये पेन है, ठीक, ये हार्ड है, ठीक है, सॉलिड है, हार्ड है। अगर मैं इसको दबा दूं, मैं इसको कितना भी मैं इसको प्रेस करूं, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आया नहीं ना, इसका वॉल्यूम जैसे का तैसा है। दैट इज द थिंग कि हम आपको जो बताना चाहते हैं, अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसके वॉल्स थिक होंगे, ठीक। अच्छा, अब अगर उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, इट मींस एडियाबैटिक वॉल्स होगा, एडियाबैटिक वॉल्स होगा, जो हीट का ट्रांसफर नहीं कर रहा होगा। अब इसको अगर मैं पूरा कंक्लूड करके बोलूं तो क्या मैं बोलूं, आइसोलेटेड सिस्टम होगा वो, एज लाइक आवर कोरोना टाइप पेशेंट्स हैं, ना कोई बाहर आ सके ना कोई जा सके, आइसोलेशन एंड ऑल टाइप, सेम टाइप का सिस्टम होगा ये भी, ठीक है। चलो, अब आपको मैं दूसरे के बारे में बताऊं, कैनोनिकल एग्जाम्पल के बारे में बताऊं। ये भी सेम मेंटल कॉपीज तो होंगी ही होंगी, इसमें भी कई सारी, माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट होगा बट मैक्रोस्कोपिकली तो सेम होगा, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होंगे, ठीक, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और इसका कांस्टेंट होगा टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट होंगे तो वॉल क्या होगा, अभी मैंने बताया इम्परमिएबल, ठीक। अब नंबर ऑफ अगर इसके वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो यहाँ पे ये क्या होगा, वॉल्यूम, इसका वॉल थिक होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक अदर टर्म आया है, क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा, अब मुझे बताओ टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे रखा जा सकता है। अपने थर्मोडायनेमिक में एक टर्म आता है हीट, क्या टर्म था, हीट रिजर्वायर, हाँ, हीट रिजर्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसके थ्रू टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। देखो, जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है या कोई चीज होती है तो ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है ना, कि अगर किसी टेम्परेचर का आप बहुत इंक्रीज या बहुत डिक्रीज करोगे तो फिर टेम्परेचर मतलब अपना वो लो करने लगेगा, वो रूम टेम्परेचर पे आएगा या फिर वो घटेगा, बढ़ेगा, उसमें चेंजेस आएंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट तो मेंटेन रहता नहीं है ना, पॉइंट है ना इस चीज का। देन टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए एक हीट रिजर्वायर का इस्तेमाल करा जाता है। वो होता क्या है, वो जैसे देखो, आपका यहाँ पे कोई सिस्टम रखा है, जैसे मान लो ये सिस्टम है आपका, मैंने यहाँ पे रखा, ठीक, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला आप वॉल देख रहे हो, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हीट रिजर्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो उसकी टेम्परेचर है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ पे मेरे को 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है तो कंटिन्यूसली यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड ही हम मेंटेन रखेंगे और सिस्टम को इससे कांटेक्ट में ला देंगे। देखो, जब सिस्टम इससे कांटेक्ट में रहेगा तो ये सिस्टम का टेम्परेचर अपने आप ही मेंटेन नहीं रहेगा, पॉइंट है। ऐसे कांस्टेंट रखते हैं सिस्टम के टेम्परेचर को, ठीक है। अब आओ थर्ड चीज पे, ग्रैंड कैनोनिकल में। ग्रैंड कैनोनिकल में क्या है, म्यूवीटी, मतलब म्यू पोटेंशियल एनर्जी की केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक। टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, इट मींस अभी जो आपको मैंने बताया अपना सिस्टम टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रखेगा, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्स उसके काफी थिक है, ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब केमिकली वहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो वो है सिस्टम में, केमिकली जो सिस्टम में प्रेजेंट है वही टिल एट लास्ट तक रहेगा वहां पे, ठीक है। सेम चीज वहां पे मेंटेन रहेगी, समझ रहे हो आप, आई थिंक।
ठीक है, देखो अब आपको मैं बताऊं कि अगर मैंने पहले वाले को बोला माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल को आपको मैंने बोला आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। कैनोनिकल को मैं क्या बोलूं, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है मगर वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल भी तो कांस्टेंट है, ठीक। तो क्लोज सिस्टम। एंड ग्रैंड कैनोनिकल को मैं क्या बोलूं, देखो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स बाहर आ रहा है और अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट नहीं है देन इसको अगर मैं बोलूं ओपन सिस्टम, ठीक है, बुरा तो नहीं मानोगे, ठीक है, इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए ओपन सिस्टम, ठीक। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे, ठीक। एक बार माइक्रो कैनोनिकल, फिर कैनोनिकल, फिर ग्रैंड कैनोनिकल। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, वैसे इसको तो लास्ट में बताना चाहिए, चलो यार अच्छा बता ही दे रहे हैं, मुद्दा छिड़ाया तो है, बात हो रही है तो बात पूरी होनी चाहिए, है नहीं। अब आपको मैं बताऊं, आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है, नेट के, CSIR के, गेट के, व्हाटएवर, जहां पे भी बेसिकली मतलब कैनोनिकल एग्जाम्पल को ही यूज करते हैं। क्यों भाई, बाकी दो से दुश्मनी हो रखी है, कैनोनिकल को ही क्यों इस्तेमाल करना है, बाकियों को भी कर लो तो क्यों जाएंगे बेचारे, है नहीं। कहीं आप नोटिस करना, जब आप पूरे क्वेश्चंस करोगे ना, आप बहुत देर से जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप देखोगे कि बेसिकली ना कैनोनिकल एग्जाम्पल को प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। अब उसका भी मैं आपको बताऊं रीजन कि क्यों करते हैं। देखो माइक्रो कैनोनिकल में क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम और एनर्जी, तीनों को आपको रखनी होती है कांस्टेंट, ठीक है। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो रख लोगे आज जी आप कांस्टेंट, ठीक। वॉल्यूम भी चलो ठीक है आप रख लोगे कांस्टेंट, बट आप एनर्जी कैसे कांस्टेंट रखोगे, इट इज अ टफ टास्क ना, एनर्जी को कांस्टेंट रखना इट्स क्वाइट टफ, ठीक। अब चलो तीसरे वाले पे चलो, ग्रैंड कैनोनिकल में आप वॉल्यूम तो चलो जी कांस्टेंट रख लोगे, ठीक है। आप उसका टेम्परेचर भी चलो ठीक है कांस्टेंट रख ही लोगे यार, टेम्परेचर भी उसका, ठीक है, वो सिस्टम से कॉन्टैक्ट करके, बट आप उसका केमिकल पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट रखोगे, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा या फिर अगर वो अपने ओरिजिनल टेम्परेचर में होगा तो क्या मॉलिक्यूल्स में, क्या सिस्टम में कोई भी केमिकली चेंज नहीं होगा, सिस्टम कोई भी चेंज करने का कोशिश नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। सो इट्स अगेन ए क्वाइट थिंग कि आप केमिकल पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट रख पाओगे, ये भी एक टफ टास्क है, ठीक है। अच्छा जी, अब अपने कैनोनिकल में आओ, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कांस्टेंट रख सकते हो, वॉल्यूम आप कांस्टेंट रख सकते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हो, तीनों कांस्टेंट रख सकते हो और तीनों को आप इजीली कांस्टेंट रख सकते हो, ठीक है। देखो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कैनोनिकल एग्जाम्पल का, बाकी हमने किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर आपको बोला जाए सिस्टम के बारे में पता लगाने के बारे में, देन इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उसको किस तरीके से निकाल रहे हो, आप कैनोनिकल इस्तेमाल कर रहे हो या ग्रैंड कर रहे हो या माइक्रो कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं होता किसी को कि आप सिस्टम के बारे में कैसे पता लगा रहे हो। अल्टीमेटली रिजल्ट तो तीनों का सेम ही आना है ना, रिजल्ट तो तीनों का सेम ही आना है, बट क्योंकि माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल में ना थोड़ा सा टफ हो जाता है एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना, ठीक है। जब इन दोनों का काम थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, दैट्स वाई हम बेसिकली कैनोनिकल प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें हम इन तीनों को इजिली रख सकते हैं कांस्टेंट में। दैट्स वाई हम कैनोनिकल का मतलब ज्यादा प्रेफर करते हैं कि इसके थ्रू हम निकालें चीजों को, सिस्टम के बारे में निकालें। अभी तो आप देखो छोटे लेवल पर हो थोड़े, जब आप पीएचडी वाले लेवल पे जाओगे ना, अगर आप में से किसी ने इसको लेके पीएचडी करने की कोशिश करी, जैसे अभी तो आप सिर्फ क्वेश्चंस पे ट्राई कर रहे हो ना कि मैंने ये वाला लगा दिया, इससे ये सोल्यूशन आ गया, वो लगा दिया, उससे वो सोल्यूशन आ गया। जब आप वहां पे जाओगे ना तो आप प्रैक्टिकली देखोगे चीजों को कि कैसे कांस्टेंट रखा जाता है और कैसे निकाला जाता है। तो दैट्स वाई वो दोनों थोड़ा सा
टफ पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकन होता है, और यू नेवर नो कि आप उसको रख पाओ कि ना रख पाओ, या फिर लास्ट में रिजल्ट आपका टेढ़ा आ जाए। इसलिए बेसिकली हम कैनोनिकल प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं तीनों को शुरू करने से पहले मैंने आपको ना कुछ और भी बताना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स कह सकते हैं इसको पढ़ने से पहले। और वो इंपॉर्टेंट टर्म आता है, देखो, फेज स्पेस का नाम सुना है आप सबने? फेज स्पेस का नाम सुना है? फेज स्पेस क्या होता है? एक ग्राफ टाइप होता है, ठीक है। एक ग्राफ टाइप हम प्रेफर करते हैं, जिसमें कि अगर इसको मैं नॉर्मल भाषा में कहूं तो इसको पोजीशन मोमेंटम स्पेस भी कहा जाता है। फेज स्पेस को पोजीशन मोमेंटम स्पेस भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें पार्टिकल होता है। अब फेज स्पेस खुद अपने आप में दो टाइप के होते हैं, एक कहा जाता है म्यू स्पेस, एक होता है गामा स्पेस। म्यू स्पेस क्या होता है? जब हम सिंगल पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम डिफाइन करते हैं तो उसको हम म्यू स्पेस कहते हैं, ठीक है। और जब हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम डिफाइन करते हैं तो वहां हम उसको गामा स्पेस कहते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, अब देखो, इनका ना जो आपको मैंने बताया, इनका अपना अपना एक तरीका होता है। अपना अपना तरीका बोले तो इनका अपना खुद का एक फॉर्मूला होता है कि जिस फॉर्मूले से ये पूरा निकालते हैं कि कौन सा किस स्पेस में जाता है, ठीक है। देखो, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आप सबको, आई थिंक सबको ही आता होगा, ठीक। अगर हम डायमेंशन निकालें म्यू स्पेस का, ठीक, अगर हम डायमेंशन निकालें म्यू स्पेस का तो वो होता है 2f, चाहे वो 3D हो, चाहे वो 2D हो, चाहे वो 1D हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी को लिखना है तो प्लीज इस चीज को नोट कर लेना, ठीक। फेज स्पेस में हम डायमेंशन निकालते हैं। मैंने अभी म्यू स्पेस की बात करी, ठीक, मैंने अभी म्यू स्पेस की बात करी, इसमें हम डायमेंशन निकालते हैं। मान लो तुमने डायटोमिक मॉलिक्यूल का निकाला या तुमने ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का निकाला, सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल, सिंगल ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, सिंगल नॉन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे ऐसे हम निकालते हैं इनका डायमेंशन, फेज स्पेस से हम डायमेंशन निकालते हैं, ठीक। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है 2f, जिसमें से कि f क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। f का फॉर्मूला होता है dn माइनस के, f का फॉर्मूला होता है dn माइनस के, ठीक, जिसमें से कि k क्या होता है? आपका नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, उसके कितना उसको वो अपोज कर रहा है मॉलिक्यूल्स को, और n होता है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, और d होता है आपका डायमेंशन, ठीक। अगर जस्ट एग्जांपल, अगर मैं डायटोमिक पार्टिकल की बात करूं, ठीक, अगर डायटोमिक पार्टिकल की मैं बात करूं तो वहां पे क्या हो रहा होगा? देखो, दो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आपस में अटैच होंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये आपस में अटैच है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है? एक ये है, ठीक है, एक ये है। तो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? सिंगल आएगी, ये एक ही से तो है अटैच, ठीक। तो यहाँ पे k की वैल्यू सिंगल हो गई। अगर हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो क्या होगा? dn माइनस के, d क्या है? 3D में मैंने आपसे बात करी है, ठीक। तो 3n क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पे? 1 2, डायटोमिक की बात कर रहे हैं हम आपसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2, ठीक, माइनस k, k कितना हो गया? एक बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, इट मीन्स 1। अब इसको फॉर्मूले में डालो, dn माइनस के, इसका मतलब 3 इंटू 2 माइनस 1, कितना गया? 5। तो अब इसका डायमेंशन क्या होगा? 2f, 2f मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 10। इसका मतलब इसका म्यू स्पेस कितना गया? 10। अगर इसका गामा स्पेस निकालना हो तो
गामा स्पेस क्या होता है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का गामा स्पेस निकालते हैं, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20। अब मैंने n की जगह पे 2 क्यों रखा, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो मैंने वहां पे 2 क्यों रखा, क्योंकि हमारे डायटोमिक पार्टिकल्स हैं, दैट्स वाई, ठीक। अच्छा, ऐसे ही आप 2D का निकालोगे, ऐसे ही आप 1D का निकालोगे। अच्छा, 2D के निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो dn माइनस के लगाओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो उसका। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, d वहां पे क्या है 2 है, n वहां पे क्या है, डायटोमिक की बात हो तो 2 ही होगा। नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने होंगे 1 होंगे, उसमें भी सेम ही चीज होगी, डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो सेम चीज होगा, ठीक है। तो उसका आएगा क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ठीक। अब इसका म्यू स्पेस क्या होगा 2f, मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6, ठीक। अब इसका गामा स्पेस क्या हो सकता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज 12, ठीक। अच्छा, इस चीज को ध्यान से सुनो क्योंकि ये चीजें आती हैं एग्जाम में, 2-3 जगह मैंने देखा है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम ट्राई एटॉमिक की बात करें, वहां पे भी देखो एकदम सेम चीज होती है। अगर हम ट्राई एटॉमिक की बात करें तो वहां पे देखो अभी हम क्या बोल रहे थे 2K बोला था मैंने वहां पे फॉर्मूले में, डाई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए 3K होता है, 3K होता है, नहीं यार सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ट्राई एटॉमिक के लिए भी 2K ही होता है। अब देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा, देखो dn माइनस के होता है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है आपका, d की जगह पे 3D के लिए निकाले फिर हम पहले, तो d की जगह पे 3, n की जगह पे ट्राई एटॉमिक है मतलब 3, और कांस्टेंट कितने होंगे ट्राई एटॉमिक है, जैसे मान लो ऐसे जुड़ा हुआ पार्टिकल, ठीक है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक। अब कैसे मैं बताऊँ यार, एक मिनट, देखो ये देखो इसको, ट्राई एटॉमिक है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लगे पड़े हैं, यहाँ पे देखो एक ये एक ये एक ये, ठीक। तो इसका कांस्टेंट क्या होगा, एक मॉलिक्यूल 2 से जुड़ा हुआ है, देखो, ठीक है। इसका अगर हम कांस्टेंट देखें तो इसका हम k क्या होगा 2 होगा, बात सही है, बुरा तो नहीं मानोगे। चलो अब देखो 3D के लिए भी हम कर रहे थे कैलकुलेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम dn माइनस के, d की जगह पे 3, n की जगह पे ट्राई एटॉमिक है 3 माइनस k की जगह पे 2, मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया 7, और इसका म्यू स्पेस क्या होगा 2f, मतलब 2 इंटू 7 मतलब 14, ठीक। अब इसका गामा स्पेस क्या होगा n इंटू 2f, यहाँ पे n क्या है 3 है, 2f आपका, इसका मतलब 42, ठीक है। ऐसे ही आप 3D के लिए निकालोगे, ऐसे ही 2D के लिए निकालोगे, ऐसे ही 1D के लिए निकालोगे, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे कहोगे कि यार ये तो आराम से भी मतलब एग्जाम्पल पढ़ा रहे थे, ये कहाँ फेज स्पेस में चले आए है, फेज स्पेस से एग्जाम्पल से क्या मतलब है, पॉइंट है भाई, हम आराम से पढ़ा रहे थे, एग्जाम्पल कर रहे थे और फिर एकदम से ये बिल्कुल फेज स्पेस पे आ गए, है ना। देखो अब मैं आपको बताऊं कि फेज स्पेस का और एग्जाम्पल का मतलब क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम, पॉइंट है, हम इसको एग्जाम्पल में क्यों लेकर के आए पढ़ने के लिए, इसके बिना हम काम नहीं कर सकते थे। देखो हम एग्जाम्पल में क्या करते हैं, हम पूरे स्टैटिस्टिक्स में ही क्या करते हैं, पार्टिकल्स सिस्टम के में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हम एक एवरेज स्टडी करते हैं, ठीक है, उनका एक एवरेज पोजीशन मोमेंटम उसके बारे में हम डिफाइन करते हैं, ठीक। उसके एवरेज स्टडी को करने के लिए हमने एग्जाम्पल का वे उठाया, ठीक। अब उस एग्जाम्पल को हमने, अब देखो अब हमारी बात है कि अब एग्जाम्पल में स्टिल हम पार्टिकल्स को जोड़ेंगे कैसे, है ना।
तो वहां एक ऐसे ग्राफ हमने प्लेस करा, एक तरफ पोजीशन एक तरफ मोमेंटम, ठीक। अच्छा, अब इसमें आप ढेर सारे अपने पार्टिकल्स डाल दो, ठीक, इसमें आप अपने ढेर सारे पार्टिकल्स डाल दो। उसके बाद हम इन पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम डिफाइन करेंगे एज फ्रॉम हैमिल्टोनियन, जिसमें से कि इसका पोजीशन और मोमेंटम इसका टाइम का फंक्शन होगा। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, पार्टिकल में क्या चेंज आ रहा है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो क्या हो रहा है, किस तरीके से वो भाग रहा है, इस चीज को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फेज स्पेस में क्या करेंगे, हम इन सब के को हैमिल्टोनियन से तो निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इनका जो एक एवरेज वे होगा ना, उसको हम आगे लेकर के जाएंगे। इनके एवरेज को कंसीडर करने के लिए हम फेज स्पेस का यूज करते हैं एग्जाम्पल्स में। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। देखो, हम फिर से एक बार बताते हैं। फेज स्पेस को हम इसलिए एग्जाम्पल में कंसीडर करते हैं क्योंकि एक फेज स्पेस में हम कई सारे पार्टिकल्स को लेते हैं, ठीक। उन पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम डिपेंड ऑन टाइम हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हैमिल्टोनियन से। उसका जो एक एवरेज पार्ट आता है उसको हम आगे लेके चलते हैं, तो क्योंकि हमको उसका एक एवरेज पार्ट मिल सके, हम उसको फर्दर प्रोसीड कर सके, दैट्स वाई हम इस्तेमाल करते हैं आपका फेज स्पेस का एग्जाम्पल में, ठीक। अच्छा, अब मेरी एक और बात सुनो। फेज स्पेस में जो आप पार्टिकल रखते हो ना, तो क्योंकि आप उसको फेज स्पेस में रखे हो इसलिए उसको फेज पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक, उसको फेज पॉइंट भी कहा जाता है। अच्छा, अब देखो, अपना जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो तो कहता है कि आप पोजीशन और मोमेंटम एक बार में किसी पार्टिकल का डिफाइन ही नहीं कर सकते। प्रिसाइसली एक समय में एक किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम सेम जगह पे तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक। तो भाई ऐसे तो फिर भाई फेज स्पेस तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो पोजीशन और मोमेंटम डिफाइन कर रहे हैं पार्टिकल का। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखो, फेज स्पेस में हमने पार्टिकल्स रखा, ठीक, फिर हम वहां पे एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, छोटा सा हम एक क्यूब कंसीडर करते हैं। तो हम वहां पे ऐसा इमेजिन करते हैं, ऐसा कहते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है ना वो बिल्कुल फ्री स्पेस में नहीं है कि वो कहीं भी भाग रहा है, यहाँ वहां यहाँ वहां, वो उस छोटे से वॉल्यूम, उस छोटे से क्यूब में भाग रहा होगा, ठीक। अच्छा, मेरी बात समझना, मैंने कोई भी चीज एवं ही नहीं बोल दी। देखो, आप लोग ना थोड़ा सा ना इमेजिन करो मेरे साथ एक चीज। देखो, कोई एक कमरा है, ठीक, उस कमरे में मैंने बहुत ढेर सारे लोगों को भर दिया, ठीक। अब वहां पे जब इतने ढेर सारे लोग होंगे तो आप सोचो, ऐसा तो होगा नहीं, या फिर इतना तो जगह होगा नहीं कि कोई भी इंसान यहाँ से भाग के वहां चला जाएगा, वहां से भाग के वहां जाएगा, वहां से भाग के वहां जाएगा। जगह तो होगा नहीं, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई पार्टिकल्स, मतलब हर जगह कोई ना कोई इंसान भरा पड़ा होगा, ठीक है। तो वहां पे होगा क्या, बहुत अगर कोई कर सकता है तो वो अपने स्पेस से थोड़ा सा इधर हिल जाएगा, थोड़ा सा इधर हिल लेगा, थोड़ा सा इधर हिल लेगा, यही करेगा, और तो वो कुछ कर ना पाएगा। बहुत ज्यादा तो उसके पास जगह है नहीं भागने की, ठीक। इसी तरीके से हम अगर इस चीज को बोलें कि उस पर्टिकुलर इंसान का एक छोटा सा वॉल्यूम होगा, और छोटी सी जगह होगी जहां पे वो मूव कर सकेगा, गलत तो नहीं है मेरी बात, ठीक है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल को कंसीडर करो, फेज स्पेस को करो कंसीडर, वहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे पार्टिकल्स को हमने सेम जगह पे रखा है, 10⁻23 की पार्टिकल्स को अगर हमने सेम जगह पे रखा है, तो मतलब वहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स है ना। जब वहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो वो कहीं भी तो ऐसे रैंडमली भागेंगे नहीं, ठीक। तो हम उनका एक छोटा सा वॉल्यूम कर ले कंसीडर, एक छोटे से क्यूब को कर ले कंसीडर। हम ये कह सकते हैं कि इस छोटे से क्यूब में ही ये पार्टिकल रहेगा, और ये जहां भी जाएगा वो इस क्यूब में ही जाएगा, ठीक। फिर हम उस चीज को जो बोलते हैं, उस क्यूब को जो हम बोलते हैं फेज स्पेस के लैंग्वेज में, उसको हम बोलते हैं फेज सेल। क्या कह सकते हैं, उस क्यूब को हम बोल सकते हैं फेज
सेल, ठीक। अच्छा, अब उस फेज सेल के उस यूनिट सेल में ही वो पार्टिकल रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करके अगर मैं बोलूं तो उसका क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच कैट बाई टू। मतलब पोजीशन और मोमेंटम या तो इक्वल रहेगा या तो ज्यादा रहेगा एच कैट बाई टू से। यही तो होता है पूरा प्रिंसिपल, ठीक। अब इसकी जगह पे अगर मैं कंसीडर करूं इसको, अगर मैं चलो अच्छा इसको मैं अगर एच लेके चलूं, आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत वर्बली बताना ठीक नहीं होगा। आओ आओ पेन कॉपी पे आओ, हम आपको बता। ये देखो यहाँ पे मैंने एक बनाया फेज स्पेस का ग्राफ पी और क्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे आपका क्या है, यूनिट सेल। इसमें एक वॉल्यूम में मैंने एक पार्टिकल को डिफाइन करा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही होता है, ठीक। अगर हम यहाँ पे 3D के लिए अगर हम इस चीज को डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, पोजीशन और मोमेंटम के लिए dx dy dz, पोजीशन और मोमेंटम के लिए dpx dpy dpz, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम अदर फॉर्म में ट्रांसफर करें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी जेड, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक। अगर हम इस एक चीज को इक्वल करें एच केट बाई टू को या ग्रेटर देन एच केट बाई टू, आपका यही वाला टर्म होता है ना, तो इस टर्म को अगर मैं इसके इक्वल करूं एच केट बाई टू को, ठीक, तब यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम इसको h ले लें, ठीक, अगर हम इसको h ले लें, एच केट बाई टू है, h ले रहे हैं हम, ध्यान रखना एच केट बाई एच केट को क्या कहा जाता है, h अपॉन टू पाई, ठीक। चलो ध्यान रखना कि हम क्या कर रहे हैं। इसको अगर हम h ले लें तो अगर हम इस चीज को यहाँ पे पुटअप करें तो ये h h h नहीं हो जाएगा, इसका मतलब ये h क्यूब नहीं हो जाएगा। 2D के लिए ये h स्क्वायर हो जाएगा, 1D के लिए h हो जाएगा। तो इन जनरल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, h की पावर f। f क्या है, स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब 3D होगा तो 3, 2D होगा तो 2 और 1D होगा तो 1, ठीक है। समझ रहे हो आप सारे। देखो मैंने आपको फिजिक्स स्पेस के बारे में बताया पूरा कि वो कैसे होगा, वहां पे क्या काम हो रहा हो, किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अब आओ वापस से अपने एग्जाम्पल पे। आपको आई थिंक मुझे लग रहा है क्लियर होगा कि मैंने फेज स्पेस का डिफाइन आपको क्यों करा एग्जाम्पल पढ़ाने से पहले, ठीक है। हमारे एग्जाम्पल में वो कहाँ से करता है, कहाँ से वो जुड़ा हुआ है, आपको शायद समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, अब आओ अपने वापस से एग्जाम्पल्स पे। आपके एग्जाम्पल्स पे से हम पहला उठाते हैं माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल, या फिर एक मिनट रुको, उसके भी पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। आपके एग्जाम्पल्स में तीनों अलग अलग डिफरेंट वेज है, ठीक है। उन तीनों डिफरेंट वेज का तीन अपना अलग अलग तरीका भी होगा कैलकुलेट करने का, ठीक है। सुनो, माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल में देखो एक लीडिंग वेरिएबल होता है, एक लीडिंग वेरिएबल होता है हर चीज में कि कौन कहाँ किसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। लीडिंग वेरिएबल का आप देखो फॉर्मूला, देखो आप तीनों का, आपको तीनों का अपने आप समझ में आएगा। देखो मैं अगर माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल की बात करूं तो उसका एक लीडिंग टर्म होता है, वो होता है एस इज इक्वल टू के लॉग वोमेगा, ठीक है। वोमेगा आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने के तरीके होते हैं। अभी हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है और क्या होता है, ठीक है। वोमेगा आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने के तरीके होते हैं, ठीक है। इसका जो मेन फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा है। ड्यूरिंग होल माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल के प्रॉब्लम्स में आपको यही इस्तेमाल करना है सर, ठीक। अब आप कैनोनिकल में आओ। कैनोनिकल का जो मेन टर्म होता है वो होता है ए इज इक्वल टू माइनस के टी लॉग क्यू, ए इज इक्वल टू माइनस के टी लॉग क्यू।
क्यू क्या है? क्यू आपका पार्टीशन फंक्शन होता है। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और ए क्या है? ए है आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक, अब आओ आप ग्रैंड कैनोनिकल में। ग्रैंड कैनोनिकल में होता है फाई इज इक्वल टू माइनस के टी लॉग जेड, जिसमें से कि आपका z होता है ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन, और इसको हम लेकर के आगे डिफाइन करते हैं। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल पे जब हम आएंगे, फिर हम आपको बताएंगे पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालते हैं और ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालते हैं। देखो, वैसे अगर एग्जाम के पर्पज से बात करें तो देखो उसमें ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन एंड ऑल नहीं आता, ठीक, उसमें ये सब नहीं पूछा जाता। बट यार सिर्फ एग्जाम निकालना ही मोटिव नहीं होना चाहिए इंसान का, आपकी एक बेसिक नॉलेज भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। अब जब हम आपको चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं ना, तो देखो मुझे लग रहा है ना कि मैं जितना आपको मतलब जितना ज़रूरी है जानना स्टैट्स के बारे में, उतना आप पूरा जानो, आप सब कुछ जानो। जब आप सब कुछ जानोगे ना, तो जो आपका बेसिक स्ट्रांग होगा ना यार, वो ज़बरदस्त चीज़ है। देखो, आप बहुत गिना चुना पढ़ के आप एग्जाम तो निकालने जाओगे और फिर आप इंटरव्यू में अटकोगे जाकर के वहां पर, है ना। इंटरव्यू में आपको गिना चुना चीज तो वो पूछेगा नहीं, ठीक। इसीलिए यार अब मुझे लग रहा है कि जब हम पढ़ा रहे हैं, आपको मेहनत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो फिर सारा ही बता देना। फिर एग्जाम के पर्पज से चलना या वैसे चलना क्या मतलब है? सब कुछ जानो तो आपके माइंड में चीजें सेट रहेंगी। जब सेट रहेंगी ना, तो क्वेश्चन आराम से अपने आप होता चला जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। चलो, अब अगर मैं आऊं आपके माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल को हम उठाते हैं, ठीक। अच्छा, अब आपके माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल को उठाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना है, और मैंने आपको वो चीज ये बतानी है कि आप मैग्नेटिक मोमेंट से तो शायद मुझे लगता है सारे प्रेफर होंगे, सब जानते होंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। अच्छा, अब नहीं जानते हो तो भी हम आपको बताते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, भाई ये तो माइक्रो कैनोनिकल पढ़ा रही थी, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट पे आ गई है। अब इसका भी कनेक्शन है एग्जाम्पल से। कैसे कनेक्शन है? देखो, अब जिस तरीके से मैंने आपको फ्री स्पेस का समझाया कि कैसे वो करता है कनेक्ट, ठीक, उस तरीके से मेरी बात समझो। कोई भी पार्टिकल होगा, ठीक, कोई भी पार्टिकल होगा तो उसका अपना सेल्फ कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा। चलो अच्छा, वो भी तुम मत मानो, अगर मैं ये बोलूं कि वो पार्टिकल अपना कहीं तो ओरिएंटेट करेगा। आपको मैंने बोला अभी फ्री स्पेस के लिए कि एक वॉल्यूम में होगा, पार्टिकल अपना घूमेगा, मगर भाई कितना घूमेगा? अगर एक कमरे में, जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया था, एक कमरे में ढेर सारे आदमी हैं, वो यहाँ वहाँ नहीं भाग सकते, मगर अगर वो छोटे से वॉल्यूम में वो यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं, ठीक। तो भाई उस छोटे से वॉल्यूम में वो कितना घूमेगा? उसकी भी तो कुछ लिमिटेशंस होंगी, है ना। अब आप मुझे बोलोगे कि आपने ये तो बता दी कि घूमेगा, अब इतना बड़ा थोड़ी कि पार्क की तरफ जाके पूरा घूम के आएगा, है नहीं। तो भाई उसके लिमिटेशंस भी तो बताओ कि वो कितना ओरिएंटेट कर सकता है, कितना वो मूव कर सकता है, कितना वो भाग सकता है, ठीक है। अब इस बात को सुनो, इस बात को हम आपके डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से आपसे। अच्छा, अब आप कहोगे कि आपने मैग्नेटिक मोमेंट ही क्यों लिया, आपने कुछ और क्यों नहीं लिया है? तो जी भाई सुनो, मेरी बात समझो। कोई भी पार्टिकल के बारे में जब आप बात करते हो, किसी भी पार्टिकल के बारे में जब आप बात करते हो, तो उसकी अपनी एक ओरिएंटेशन होती है कि वो इतने में ही मूव करेगा, ठीक। जब हम किसी पार्टिकल की बात करेंगे तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात हम करते हैं, उसकी ओरिएंटेशन, उसके प्लेसेस के बारे में बात करने के लिए उसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं हम। वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपका फर्मियॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, उसके अपने होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। वो कहीं भी ओरिएंटेट नहीं करता, उसका एक फिक्स्ड होता है कि वो इतने में ही करेगा ओरिएंटेट, ठीक। ऐसे ही आपके बोसॉन्स के लिए भी होते हैं, एक फिक्स्ड होता है कि वो इतने में ही ओरिएंटेट करेगा, ठीक है। देखो,
इतना तो आप समझ सकते हो ना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह प्रोवाइड नहीं करते, मगर कुछ बहुत नेग्लेजिबल ही सही कुछ वाइब्रेशंस तो हर जगह रहते हैं ना, ड्यू टू आवर अर्थ कोर कह लो या फिर कुछ सराउंडिंग कह लो या जिस भी वजह से कह लो, इतना तो आप मानते हो ना, कुछ वाइब्रेशंस आपके हर जगह मौजूद रहते हैं, ठीक है। उस वाइब्रेशंस को ही अगर हम टर्म दें तो उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो पार्टिकल का होता ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब पार्टिकल उसमें कैसे मूव करेगा? देखो, अगर हम एक्सेस लेके चलें, ठीक, तो पार्टिकल या तो स्ट्रेट जाएगा या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा, ठीक। मतलब अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो माइनस, अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक स्पिन नंबर को अगर मैं एज ए एस डिफाइन करूं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये माइनस एस से प्लस एस तक जाएगा, माइनस एस से प्लस एस तक इंटीग्रल स्टेप्स में ये मूव कर सकता है, ठीक। अच्छा, अब माइनस एस से प्लस एस मतलब माइनस एस, फिर माइनस एस प्लस वन, फिर माइनस एस प्लस टू, डॉट 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 प्लस एस, ठीक। इसको और शॉर्ट वे में कहें तो 2s प्लस वन वैल्यूज कह लें, बुरा तो नहीं मानोगे सारे हैं, 2s प्लस वन वैल्यूज हम लेके चलते हैं, ठीक। इसको यही कहा जाता है 2s प्लस वन वैल्यूज, ठीक है। अब अगर मैं वोमेगा की बात करूं, वोमेगा क्या है? आपका मॉलिक्यूल है, मतलब माइक्रोस्टेट है कि कितने तरीके से आपने पार्टिकल को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर, वोमेगा आपका क्या होता है माइक्रोस्टेट में कि कितने तरीके से पार्टिकल वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। अच्छा, अभी मैंने मैग्नेटिक मोमेंट से क्या निकाला कि पार्टिकल कितना ओरिएंटेट कर सकता है, ठीक। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि वहां पे किसी सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अगर मैं उसका वोमेगा निकालूं तो 2s प्लस वन की पावर n नहीं हो जाएगा, 2s प्लस वन जितना वो ओरिएंटेट कर रहा है और उसकी पावर n, क्योंकि वहां पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी चीजों को कि हम क्या समझाना चाहते हैं आपको, ठीक। आप सुनो, अब आपका जो क्वेश्चन आएगा माइक्रोस्टेट में, जो आपका क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली देखो दो तरीके से पूछ सकता है। पहला कि देखो, या तो आपको एंट्रोपी निकालनी है, डायरेक्ट देखो पूछता है कि आप एंट्रोपी कैलकुलेट करो। अब एंट्रोपी कैलकुलेट आप कैसे करोगे? के लॉग ओमेगा से। अब के लॉग ओमेगा, इसका मतलब आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में जो देता है ना, उसमें ओमेगा ना दो टाइप का से डिफाइन करता है। दो टाइप से कैसे? देखो, उसमें पहला तो ये टाइप हो जाता है कि जैसे आपका इतना कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एक सिस्टम है जिसमें इतने ढेर सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक। अब इतने में से आप इतना निकालो, जैसे मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है किसी सिस्टम में, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें से आपने r नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बाहर निकालना है, ठीक है। अब इसकी एंट्रोपी क्या होगी? तो सबसे पहले इसका निकालो, ओमेगा निकालो। ओमेगा क्या होगा? अब ओमेगा कैसे निकलेगा? ध्यान दो, आपका सिस्टम क्या था? n। देखो मेरी बात समझो, जब तक मैग्नेटिक मोमेंट की बात खुद क्वेश्चन में ना हो, जब तक ओरिएंटेशन की बात खुद क्वेश्चन में ना हो, तब तक आप अपना दिमाग 2s प्लस वन तक नहीं लेके जाएंगे। क्वेश्चन में अगर वो कह रहा है कि रोटेट कर रहा है, ओरिएंटेट कर रहा है, चीजें घूम रही हैं, देन आप वहां पे 2s प्लस वन की बात करोगे, वरना आप 2s प्लस वन पे आपका दिमाग नहीं जाएगा। नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, एज फ्रॉम लाइक प्रोबेबिलिटी, ठीक। बायनॉमियल थ्योरम के टाइप से करने की कोशिश करो, जो अभी आपको मैंने पहले बताया था। देखो मेरी बात समझो, अगर किसी सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें से आपको r नंबर ऑफ पार्टिकल्स को साइड करना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो? NCR कर सकते हो, NCR
सी आर कर सकते हो, इससे आप अपना ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा यहाँ पे एन सी आर होगा, ठीक। अच्छा, सेकेंड टाइप देखो, कोई n नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक। अब इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल में से आपको r नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालने हैं और फिर आपको इस r नंबर ऑफ पार्टिकल्स को m प्लेसेस पे प्लेस करना है। किसी सिस्टम है उसमें m प्लेसेस है, मान लो उसमें m नंबर ऑफ प्लेसेस है, आपको उसमें उसको प्लेस करना है। फिर से मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई सिस्टम है जहां पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें से आपको r नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालना है, और कोई सिस्टम है जहां पे m प्लेसेस खाली हैं और आपको उस r नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वहां पे प्लेस करना है। तो आपको इसका ओमेगा कैसे निकलेगा? इसका ओमेगा देखो, पहले तो आप चीजों को देखो तोड़ो, इकट्ठे सब कुछ मत सोचो, चीजों को पहले ब्रेक करो। पहले तो n नंबर ऑफ पार्टिकल में से r नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बाहर निकालो, इसका मतलब NCR, ठीक, मल्टीप्लाई। सुनो मेरी बात, अब आपको इस R नंबर ऑफ पार्टिकल्स को M नंबर ऑफ प्लेसेस पे प्लेस करना है, ठीक है। तो MCR, M नंबर ऑफ प्लेसेस पे R नंबर ऑफ पार्टिकल्स को प्लेस करना है, इसका मतलब MCR, ठीक। अब आपका टोटल ओमेगा क्या हो जाएगा? NCR मल्टीप्लाई बाई MCR। गॉट माई पॉइंट? इस तरीके से आपका ओमेगा निकल जाएगा। इन दो तरीकों को जो मैंने अभी आपको बताया, इन दो तरीकों से ज्यादा तरीका नहीं आता, बेसिकली यही दो तरीके होते हैं। अब अगर आपका ओमेगा निकल जाएगा तो ओमेगा निकलने के बाद एंट्रोपी तो अपने आप ही निकल जाएगी, क्या नहीं निकलेगी? है ना, आप उसमें अपना एंट्रोपी अपने आप ही वहां पे निकाल ले जाओगे। S इक्वल टू के लॉग ओमेगा लगा दो, के आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट होगा, उसकी तो वैल्यू आपको पता ही होगी, वहां पे ओमेगा लगा दो जो अभी आपने निकाला, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब और सुनो, हाँ, जब आप अभी आगे जाओगे तो ओमेगा निकालने के और ये तरीके होते हैं। देखो, जब किसी सिस्टम में डिफाइन न किया हो कि वहाँ फर्मियंस है, कि बोसॉन्स है या क्लासिकल पार्टिकल है, जब उसमें डिफाइन न किया हो तब तो आप वहाँ पे वही लगाओगे जो अभी हमने आपको बताया है, जो तरीके से, ठीक। आप सारे पार्टिकल को सेम करोगे कंसीडर, और जो अभी तरीका मैंने आपको बताया आप उसी को यूज करोगे बिल्कुल फ्रैंकली। मगर अगर क्वेश्चन में दिया है कि वहाँ फर्मियंस है या बोसॉन्स है या फिर क्लासिकल पार्टिकल्स है, देन आप वहां पे डिफरेंट लगाओगे फॉर्मूला। डिफरेंट फॉर्मूला इन द सेंस, अगर वहां पे, ध्यान से मेरी बात सुनो, नोट करना है तो नोट कर लेना। अगर वहां पे क्लासिकल पार्टिकल्स है तो वहां पे क्या लगेगा? मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, मतलब मैक्सवेल का बोल्ट्जमान का लॉ लगाओ, MB का लगाओ लॉ, ठीक है। MB लॉ का MB को लगा के क्या होगा? MB लॉ को लगा के क्या होगा? इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा निकालने का। अगर किसी क्वेश्चन में क्लासिकल पार्टिकल्स दिए हो, आपको ओमेगा निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है शायद Ni की पावर Gi, ठीक। एक मिनट, लेट मी चेक, नहीं सॉरी, Gi की पावर Ni। उसमें G क्या होता है? उसमें G क्या होता है? डीजेनरेसी, आपको मैंने भी कल बताया था, डीजेनरेसी होती है G, और N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। अगर क्लासिकल पार्टिकल्स दिए हो तो वहां पे MB आपको लगानी है, और उसमें आप क्या लगाओगे? Gi की पावर Ni। ओमेगा इज इक्वल टू Gi की पावर Ni। जितनी डीजेनरेसी दी है वो उसकी पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। अगर वहां पे फर्मियंस दिया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिया है, तो वहां पे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स आपको लगानी है, ठीक। फर्मियंस कहे जाते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स जिस पे अप्लाई होता है उन पे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फर्मियंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, वहां पे आप लगाओगे ओमेगा इज इक्वल टू GiCNi, GiCNi,
सी आपका वो बड़ा वाला सी, ठीक है, GI/CNI। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो GI फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई GI माइनस NI फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। GI स्टिल डिजेनरेसी, NI नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं बोसॉन्स दिए हों, ठीक, अगर कहीं बोसॉन्स दिए हो तो वहां पे आप बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स लगाओगे। वो क्या होता है, वो ओमेगा निकालने का तरीका वो क्या होता है, NI प्लस GI माइनस 1 होल का फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई NI लेट्स अगेन। सो बोस आइंस्टीन के थ्रू बोसॉन्स पार्टिकल का ओमेगा निकालने का जो तरीका होता है, NI प्लस GI माइनस 1 का होल का फैक्टोरियल, ठीक, अपॉन NI फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई GI माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। चलो आप सुनो, कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चंस में ना डायरेक्ट दिया होता है कि ये फर्मियोन्स हैं तो ये बोसॉन्स हैं तो ये, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ना दिया हो तो वहाँ पे ऐसे घुमा के दिया होता है, जैसे वहाँ पे अगर पूछ दिया कि वो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे, उसका आप निकालो, तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है ना फर्मियोन्स होते हैं, फर्मी डिराग लगाओ वहाँ पे। किसी सिस्टम में अगर उसने प्रोटॉन दे दिया, फोटोन दे दिया, ठीक, अब फोटोन का तो आपको पता है ना क्या बोस पार्टिकल्स होते हैं, बोसॉन्स होते हैं, तो वहाँ बोस आइंस्टीन लगाओ, ठीक। इन चीज़ों का, इन माइन्यूट चीज़ों का ध्यान प्लीज डेफिनेटली रखना। क्वेश्चन करते वक्त इन माइन्यूट चीज़ों का ध्यान जरूर रखना कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको मैंने सारा बता दिया है, अब आपको क्वेश्चन कराना चाहिए। चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल बेस्ड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है, लेट हैव एन स्पिन हाफ पार्टिकल्स प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B पॉइंटिंग along Z डायरेक्शन, then find the number of microstates that N1 particles will be in spin up state, ठीक। माइक्रोस्टेट निकालना है, मतलब ओमेगा निकालना है। अब देखो स्पिन अप और स्पिन डाउन में कितने हो सकते हैं, मान लो टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। अब उन टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से n1 स्पिन अप में है, n2 स्पिन डाउन में है, ठीक। अगर हम ऐसे लेके चले तो सपोज दैट n1 स्पिन अप में है तो उसका ओमेगा कैसे निकलेगा, NCN1, NCN1, ठीक। अब देखो n को n1 प्लस n2 लिख सकते हो, ठीक। n2 को क्या लिख सकते हो, n माइनस n1। देन अगर यहाँ पे हम पुटअप करें इस चीज़ को तो ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक। ये आपका निकला ओमेगा, ठीक। अगर हम स्पिन डाउन स्टेट्स की बात करें तो जैसा अभी हमने यहाँ कंसीडर करा कि लेट n1 स्पिन अप में है तो यहाँ पे भी एज इट इज कंसीडर कर लो लेट n1 इन स्पिन डाउन स्टेट, या तो लेट n2 भी स्पिन डाउन स्टेट। आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ठीक। अब इसको यहाँ से भी निकालो सेम तरीके से, तो सेम चीज़ निकलेगा, क्योंकि जितने स्पिन अप में होंगे उतने ही स्पिन डाउन में भी तो होंगे। हम यहाँ पे क्या लेके चले थे, n इज इक्वल टू n1 प्लस n2, इसका मतलब n1 प्लस n2 को मिला दोगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल आएंगे। अच्छा, अब आप कहोगे कि हम यहाँ पे यही क्यों लेके चले थे, क्योंकि क्वेश्चन में देखो मेंशन ही नहीं था कि कितने स्पिन अप में है कितने स्पिन डाउन में है। अगर क्वेश्चन में मेंशन होगी कि कितने स्पिन अप है कितने स्पिन डाउन है तो यहाँ पे उतना नंबर आप डालोगे, ठीक है। मगर अगर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं होगा कि कितने स्पिन है कितने स्पिन डाउन है तो वहां आप अपने हिसाब से खुद कंसीडर करोगे कितने स्पिन अप जा रहे हैं कितने स्पिन डाउन जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब अगर इनकी एंट्रोपी निकालने की बात करें तो S इज इक्वल टू K लॉग ओमेगा आपका निकला पड़ा है K लॉग, ठीक। यहाँ पे आपकी एंट्रोपी निकल गई। अच्छा,
अगर मैं आपको बोलूं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए एंट्रोपी मैक्सिमम आएगी, मेरी बात फिर से समझना, इस पूरे केस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए एंट्रोपी मैक्सिमम आएगी, तो मेरी बात समझो, इस पूरे केस के लिए एंट्रोपी n/2 मैक्सिमम आएगी। देखो कैसे, देखो, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ds/dn1 कर ले 0, ठीक। स्टेबिलिटी थ्योरम के हिसाब से हम ds/dn1 कर ले 0, ठीक है, n1 को फाइंड करने के लिए। अब देखो हमारा s का निकला था ये, अब देखो हम इसको ऐसे तोड़ दें, लॉग है तो अब स्टेरलिंग अप्रोक्सीमेशन होता है n फैक्टोरियल का, log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n कहा जाता है, ठीक, गलत तो नहीं है। अच्छा, अब इस स्टेरलिंग अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से इस चीज को उठा करके यहाँ रखो, इस चीज को पूरा सॉल्व करो अपना, आपका एक s आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब इसको n1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना आपको एक वैल्यू आएगी, वो होगी n1 आपकी निकल करके आ जाएगी n इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब n1 इज इक्वल टू हाफ के लिए आपकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, ठीक। चल अब मैं आपको बताऊं, देखो एक ही क्वेश्चन देखो, कंसीडर ए सिस्टम composed of very large number of n distinguishable atom, wordings पे ध्यान देना, n distinguishable atoms, non moving and mutually non interacting, each of which has only 2 energy levels, या तो 0 या तो E, find the entropy of the system, ठीक। अब देखो 2 एनर्जी लेवल्स है, या तो 0 है या तो E है, ठीक। अब आओ इसको देखो कैसे कर सकते हो आप, एंट्रोपी निकालनी है, S इज इक्वल टू k log ओमेगा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब सिंगल पार्टिकल है तो वो या तो 0 लेवल पे रहेगा या तो E लेवल पे रहेगा, ठीक। लेट n1 पार्टिकल बी इन E1 लेवल एंड n2 पार्टिकल बी इन E लेवल, ठीक। अच्छा, अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकलेगा, मतलब ओमेगा NCN1 कर ले, ठीक। अब NCN1 करोगे तो ये आपका आ गया। अब देखो ये N1 और N2 तो आपका लिया हुआ है, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो इस N1 और N2 को हटाओ, इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेकर के आओ। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो टोटल एनर्जी निकालो, यहाँ पे आपकी N1 पार्टिकल्स 0 लेवल में, N2 पार्टिकल्स E लेवल में, ठीक। एनर्जी आपकी यही तो दी है, या तो 0 या तो E, ठीक। अब देखो या तो ये इसमें होगा या तो इसमें होगा। अब इन दोनों को देखो प्लस कर दो, N2E, यहाँ पे आपकी N2 की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल E अपॉन स्मॉल e, ठीक। अब देखो N1 प्लस N2 क्या होता है, N माइनस N2 कर लें, इसका मतलब N माइनस दिस। आप इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखो अपने क्वेश्चन में रखोगे तो आपका ये मतलब N और E के फॉर्मेट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो और क्वेश्चन देखो, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज ईच फिक्स्ड इन ए पोजिशन localized and carrying a magnetic moment which is immersed in magnetic field H. Each particle may then exist in one of the two energy states 0 or 2 mu H. Treat the particle as distinguishable. Find the entropy. देखो इसका तरीका देखो आप, सी या तो पार्टिकल 0 लेवल में होगा या तो E इक्वल टू 2 mu H लेवल में होगा, ठीक। अब देखो, अब सबसे पहले एक माइक्रोस्टेट निकालो, N1 पार्टिकल का एक माइक्रोस्टेट निकालो, ये देखो NCN1 करके इसका निकाल दो माइक्रोस्टेट, ठीक। मगर ये N1 और ये तो हमारे टर्म्स में लिखे पड़े हैं, अब इसको इस टर्म्स में डालने हैं, फिर वही काम करो जो पीछे भी बैक में किया है। टोटल एनर्जी दी हुई है, N1 में मान लो 0 पार्टिकल्स, N1 पार्टिकल एनर्जी 0 में है,
N2 पार्टिकल सेकेंड लेवल में है। ठीक, इन दोनों को ऐड करोगे आप तो आपको टोटल एनर्जी निकल के आएगी। इस टोटल एनर्जी से आप N2 की वैल्यू निकालो और जो आप N2 की वैल्यू निकाले हो उसको उठा करके आप अपने फॉर्म में डाल दो, आपका वो ओमेगा निकल के आ जाएगा। जब आपका वो ओमेगा निकल के आ जाएगा तो आपकी एंट्रोपी भी निकल आएगी S इक्वल टू K लॉग ओमेगा C। ठीक, अब फिर अगर हम वही बात करें कि विथ विच वैल्यू ऑफ E एंट्रोपी विल बी मैक्सिमम, तो यहां भी सेम, किस एनर्जी के लिए एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। तो अभी आपको मैंने पीछे बताया था N1 इज इक्वल टू N/2 के लिए एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। ठीक, तो यहां पे आप इसको रखो उठा करके N माइनस E अपॉन 2 म्यू एच। अच्छा, अब मैंने इसको कहां से रखा उठा करके, देखो यहाँ पे N1 की वैल्यू है। ठीक, N1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी N/2। ठीक, इसको आप देखो सॉल्व करो, you get the energy in which entropy will be maximum। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, ये देखो, consider an polarization of crystal which have n lattice point and the same number of interstellar position. Let E be the energy to remove an atom from lattice side to an interstellar position and let n be the number of atoms occupied interstellar sites in equilibrium. What is the entropy? देखो, जो मैंने आपको अभी पिछला एक चीज बताई थी कि डिफरेंट नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है आपकी, डिफरेंट नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स दिए और सब में इंटरेस्टेड साइड्स भी दिए। करना क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से किसी एटम को, इतने सारे एटम्स में से किसी एटम को उठाना है और इन इंटरेस्टियल साइड्स पे प्लेस करना है। आपको ध्यान है, मैंने आपको बताया था कि किसी n नंबर ऑफ पार्टिकल में से r पार्टिकल्स निकालने हैं और उसको m प्लेस पे प्लेस करने हैं। सेम फॉर्म है यहाँ पर भी। अब देखो इसका तरीका, देखो वो ओमेगा निकालने का, पहले तो आप n पार्टिकल में से स्मॉल n पार्टिकल्स को पहले बाहर निकालो, NCN। ठीक, अच्छा अब उन्हीं पार्टिकल्स को आपको n नंबर ऑफ प्लेसेस पे प्लेस करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब लैटिस पॉइंट्स n है, कैपिटल N, तो वहां पे ढेर सारे इंटरस्टियल पॉइंट्स भी तो कैपिटल N ही होंगे, है ना। देन वहां पे आपको उसको n नंबर ऑफ प्लेसेस पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को प्लेस करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू गॉट दिस। ठीक, S इज इक्वल टू K लॉग ओमेगा, इस यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख दो, 2 आके आ जाएगा, दैट इज द थिंग। अब इसको यहाँ पे ओपन कर दो, ये आपको मिल जाएगा। ये वाइके लिम की प्रॉब्लम है, एक स्टैंडर्ड बुक की प्रॉब्लम है वाइके लिम की। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा आओ देखो, अभी आपको मैंने टोटल माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल के बारे में बताया। ठीक है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए। ये क्वेश्चंस मैंने ना वाइके लिम और सीनी, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स आती है ना, उसमें से लगाया है। ठीक है, आपको मैं सीरियसली बताऊं, उसके प्रॉब्लम थोड़े से टफ है इन कंपैरिजन टू CSIR नेट। अगर आप उसके प्रॉब्लम्स लगा लोगे ना, तो ये तो आपको एज इट इज पानी के टाइप क्वेश्चंस लगेंगे, बिल्कुल इसमें कुछ है ही नहीं करने को। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो, हम आपको अब ये बता रहे हैं कि हम आपको आपके ग्रुप में दोनों स्टैंडर्ड बुक्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, अच्छा हम आपको आज एक DPP देंगे। ठीक है, उस DPP में हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, स्टैंडर्ड बुक से कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स लगाना तो देखो वो आपका काम है, वो आप लगाओ। ठीक है, उसमें नो डाउट एक असाइनमेंट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, जिसमें से कि पूरा प्रीवियस CSIR, गेट, जेस्ट और जैम का भी कुछ पार्ट कह लो, और कुछ इंट्रेंस एग्जाम्स हैं जैसे JNU एंड BHU और जैसे अदर DU वगैरह, इन सब के क्वेश्चंस ना थोड़े से कंबाइंड हैं वहां पर। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वहां पे पूरी स्टैट्स है आपके पास। ठीक है, हम वो असाइनमेंट अभी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देते हैं, वहां पे पूरी स्टैट्स है। मगर जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे, आप अपने हिसाब से उसमें से क्वेश्चन निकाल करके और आगे फर्दर लगाते जाओ। ठीक है,
जहां नहीं समझ में आ रहा वहां मेरे से आप पूछो, मैं हूं बताने के लिए। डेफिनेटली हम रिप्लाई करेंगे आपके जवाब, आपके सवाल पे, ठीक है। अच्छा, अभी हम आपको कुछ स्टैंडर्ड्स बुक के प्रॉब्लम देंगे, उन प्रॉब्लम्स को ट्राई आउट करो, वहां पे सोल्यूशन भी होगा। सोल्यूशन पे फोकस मत करो, अपना दिमाग लगाओ। सोल्यूशन देखने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे करना है, क्या करना है। देखो, मैंने आपको अभी जितना पढ़ाया है सब कुछ बहुत इजी तरीके से पढ़ाने और समझाने की कोशिश करी है। सब कुछ बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आपको क्लियर करने की मैंने कोशिश करी है, ठीक है। इसी हिसाब से जब आप क्वेश्चंस को देखो तो आप थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज को सोचो, एनालाइज करो और चीजों को बहुत इजी वे में करने की कोशिश करो, ठीक। आप उसको इजीली वहां से हैंडल कर ले जाओगे, मुझे पता है, मैंने आपको पढ़ाया, डेफिनेटली आप इजीली वहां पे हैंडल कर ले जाओगे। क्वेश्चंस को देखो, समझो, एनालाइज करो, अपने तरह से करने की कोशिश करो, ठीक है। जो नहीं आएगा, जो डाउट होगा, जो भी होगा, आप ग्रुप में पोस्ट करो, हम उसको अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आपको दिखाएंगे या आपको बताएंगे। या फिर अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझे एक बार बता देना, हम अपने नेक्स्ट जो भी होगा मेरा लेक्चर होगा उसमें आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा देंगे। एंड हम ये भी दिखा देंगे कि हम मतलब वहां पे चीजों को किस तरीके से किए हैं, ठीक। देखो, क्वेश्चंस को जब भी आप देखो ना, क्वेश्चन को एक अटैक करने के तरीके से देखो। जरूरी नहीं कि वहां पे 10 लाइन लिखी है तो तुम पहले ही देख के डर जाओ, कह रहे यार इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। क्वेश्चन को डराओ ना, तुम क्वेश्चन को देख के क्यों डर रहे हो। एक अटैक करने का एक एटीट्यूड, एक खतरनाक वाला एटीट्यूड लेकर के आओ अपने अंदर, ठीक है। अरे यार आज जो भी होगा देख लेंगे, सॉल्व करके छोड़ेंगे, ऐसे कैसे, खतरनाक वाला एक एटीट्यूड लेकर के आओ, ठीक है। ट्राई आउट करो, क्वेश्चंस को करो, आराम आराम से करो, डेफिनेटली होगा। जहां अटकना वहां मेरे को बताना, अगर नहीं होगा तो आपके लिए हम पूरा डीपीपी हम खुद सॉल्व करेंगे आपके सामने की, और आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम क्या सोच सकते थे और कहाँ आप अटके, ठीक। मगर उसके पहले खुद ट्राई आउट करो, और अगर आप सबसे हो जाए देन इट वॉज बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। मुझे खुद को खुशी होगी कि शायद मैंने इतना पढ़ाया, इतना सही तरीके से पढ़ाया कि आपको समझ में आया, ठीक। चलो, अब कोशिश को ट्राई करना, कोशिश करना कि हो जाए, एंड डू फॉर योर बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक। कल मिलते हैं, चलो, टिल देन बाय बाय।